अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। बरतानिया में होने वाली तहकीक के मुताबिक टाइप 2 डायबिटीज़ में मुब्तला अफराद में इब्तदाई ब्लड शुगर कंट्रोल से अमवात में कमी लाई जा सकती है। और तवील अरसे से जारी इस तहकीक के मुताबिक जो ब्लड शुगर इंसुलिन और अद्वियात के ज़रिए कंट्रोल करके टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ों को जल्द अज जल्द उनका इलाज ज़िंदगी जो है उसको तूल भी दिया जा सकता है और मुस्तकबिल में होने वाली पेचीदगियों जैसे दिल के दौरे, गुर्दों की ख़राबी, बीनाई की कमी के ख़तरात को भी कम किया जा सकता है। ऑक्सफर्ड और एडिनबरा की यूनिवर्सिटीज़ के साइंसदानों ने यूके प्रोस्पेक्टिव डायबिटीज़ के हवाले से जो तहकीक की है उससे ये पता चलता है कि टाइप 2 जो डायबिटीज़ हैं इसमें अगर आप मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात इस्तेमाल करें और जो रिवायती तौर पे अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं उसके पैटर्न को बदलें तो काफ़ी बेहतर चांसेस हैं इस बात के कि आप में जो हार्ट अटैक है उसके होने के इम्कानात कम हो जाएंगे, जो आपके गुर्दों की ख़राबी है उसके बढ़ने के इम्कानात भी कम हो जाएंगे और आपकी जो नज़र है, बीनाई है, वो भी बड़ी हद तक मुतासिर नहीं होगी। टेक्निकली कुछ मेडिसिन्स हैं, ये तो हमारे पैनल में मौजूद डॉक्टर्स ही बताएंगे कि कौन सी मेडिसिन्स हैं कि जिनको इस्तेमाल किया जाए तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं। खून में जो ग्लूकोज़ को कंट्रोल करने के लिए सल्फोनीलुरिया या इंसुलिन थेरेपी या मेटाफॉर्मिन थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बड़ी गहरी हिकमत अमली शामिल है, जबकि मयारी तरीक़ा ग़िज़ा में भी तब्दीलियाँ करना शामिल है। लाइफ मॉडिफिकेशन, लाइफ स्टाइल अगर आप बदलते हैं, खाने पीने की आदत को बदलते हैं, अपनी लाइफ को रूटीन में लाते हैं या उसके साथ साथ आप वर्जिश को मामूल बना लें तो आपके अंदर ये इस तरह की जो बीमारियां आती हैं या जानलेवा अटैक्स आते हैं, स्ट्रोक्स आते हैं, इसमें वाक़तन कमी लाई जा सकती है। एक बुनियादी सवाल ये भी है, कुछ तहकीक ये भी आई कि अब डायबिटीज़ के बारे जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एक बार किसी को हो जाए तो ख़त्म नहीं होती, लेकिन शायद अब ये भी मिथ बनती जा रही है। कुछ तहकीक ये भी बताती है कि अगर आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की और उसके साथ प्रॉपर मेडिकेशन की तो एक टाइम के बाद ये ख़त्म भी हो सकती है। अब इसकी हकीकत क्या है, इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर नबील अहमद साहब, कंसल्टेंट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर ताबिंदा दोगल साहिबा NHS कंसल्टेंट हैं आप भी, और डॉक्टर फ़हीम मुख्तार साहब आप भी NHS कंसल्टेंट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नबील साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। ये बताइएगा कि टाइप 2 डायबिटीज़ मुख्तलिफ़ जो मेडिसिन के पैटर्न्स हैं उनको अगर बदला जाए, जदीद तहकीक ये बताती है तो जो दीगर हार्ट अटैक्स और गुर्दों की बीमारी और साइड इफ़ेक्ट में जो बीमारियां आती हैं उनमें कमी लाई जा सकती है। क्या डिटेल्स हैं इसकी? जी हाँ, देखिए अभी तो इतनी डेवलपमेंट हो रही है डायबिटीज़ की मेडिसिन में और नए ग्रुप्स जो हैं वो शामिल हुए हैं। सल्फोनीलुरियाज और मेटफॉर्मिन और इंसुलिन तो ट्रेडिशनली हम कई सालों से जो यूके PDS का डेटा है या और बड़े बड़े ट्रायल्स की जो आउटकम्स की वजह से हम वो यूज़ कर रहे थे, लेकिन अभी बहुत सारी नई मेडिसिन आ गई हैं जिनसे हम जो है किडनीज को, उनकी डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हैं अलॉन्ग विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी मॉडिफिकेशन। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। जी सही है। अब डॉक्टर साहब, कॉमनली एक बात ये है, ये मिथ है या हकीकत है, लेकिन जदीद तहकीक की रोशनी में बताइए, इससे पहले ये होता रहा कि जो शुगर है उसके बारे में कहते हैं या डायबिटीज़ हैं, एक बार किसी को लग जाएं तो ये ख़त्म नहीं होती, आपने सारी ज़िंदगी इसको कैरी करना पड़ता है। क्या अब कुछ मज़ीद तहकीक हुई है कि ये ख़त्म भी हो सकती हैं? देखिए, स्टेम सेल रिसर्च जो है वो जो है, और ऐसा टाइम आएगा जब स्टेम सेल रिसर्च का फ़ायदा पहुंचेगा वाइडर पॉपुलेशन को, लेकिन अभी करंटली तो ऐसी बात नहीं है। वो जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जब लोग अपना वेट रिड्यूस कर लेते हैं और अपनी जो है लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं, तो फिर ये है कि रिवर्स हो सकता है मामला, और फिर उनकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती रहे तो उसमें फिर चांसेस होते हैं कि आप अपने जो ग्लूकोज लेवल्स हैं उनको नॉर्मलाइज कर लें। लेकिन इन ऑल ऑनेस्टी आजकल जो जितना स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, तो स्ट्रेस जो है वो ट्रिगर करती है फिर से। और जो सारे बड़े ट्रायल्स हैं वो तो यही बताते हैं
कि जो फॉर एग्जांपल ड्रग्स लाइक मेटफॉर्मिन ये बहुत सूदमंद साबित होती हैं और डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन से बचाती हैं। लेकिन आपको मैं थोड़ी एग्जांपल देता हूँ। जो करंट डेटा है यूके का, तो अभी अंडर द एज ऑफ 40 अबाउट 39% राइज देखने में आई है डायबिटिक इसके इंसिडेंस में, डायबिटीज़ के इंसिडेंस में। और जो ग्लोबल डेटा है वो ये सजेस्ट करता है कि साउथ एशिया और अफ्रीका और मिडल ईस्ट यहाँ पे काफ़ी जो है डायबिटिक जो है डायबिटीज़ का इंसिडेंस बढ़ रहा है। तो इसमें अब क्या वजह हो सकती है कि क्या ये ग्लोबली सब लोगों का लाइफस्टाइल बदल गया है? क्या कोई जेनेटिक इफेक्ट्स इतने डोमिनेंट हो गए हैं कि हम अब कुछ भी नहीं कर सकते? आई थिंक कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो डायबिटीज़ के बारे में एजुकेशन है उसको कॉमन किया जाए और एक कॉमन मैन को जो है वो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से आगाह किया जाए और इसी तरीके से इस पे काबू पाया जा सकता है। सही है। डॉक्टर ताबिंदा, ये बताइएगा कि रिवायती तौर पे भी और अभी जो मेडिसिन के पैटर्न्स को बदला भी गया है, इसको देखते हुए मैं डॉक्टर फ़हीम के सामने ये सवाल रखूँगा कि इसको देखते हुए आप बताइएगा कि साइड इफ़ेक्ट्स इन दवाइयों के क्या हैं? देखें फैसल, साइड इफ़ेक्ट तो हर दवा के होते हैं, लेकिन हमें ये देखना होता है कि उसका बेनिफिट क्या है और उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो टॉलरेट किए जा सकते हैं या नहीं। सबसे कॉमनेस्ट ड्रग जो है इसमें जैसे मेटफॉर्मिन है जो डायबिटीज़ के लोगों में इस्तेमाल होती है, खुसूसन जो लोग ओवरवेट होते हैं। तो उसमें सिम्टम्स जो ज़्यादातर होते हैं वो पेट का अपसेट होता है, जीआई अपसेट जिसे कहते हैं ना, डायरिया वगैरह हो जाता है। तो पहले ये कि काफ़ी हाई डोज में इस्तेमाल की जाती थी मेटफॉर्मिन स्टार्टिंग, तो अब वो क्योंकि ट्रेंड चेंज हुआ, अब हम कम डोज से स्टार्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करते हैं उसको डोज को। तो उससे ये काफ़ी हद तक कम हो गए हैं ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और ज़्यादातर टाइप 2 ही के लोग होते हैं, टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं। और टाइप 2 में जो फर्स्ट लाइन जो ड्रग है वो यही मेटफॉर्मिन ही होती है, अनलेस कि देयर आर सम कॉन्ट्राइंडिकेशन, जैसे कि अगर उनको किडनी का प्रॉब्लम है तो वो ज़रा उसमें एहतियात करनी पड़ती है और उसको मॉनिटर करना पड़ता है। और इसके अलावा जिन लोगों को इससे डायरिया हो जाता है वो फिर उनको फिर हमें एक दूसरी दवाएं सोचनी पड़ती हैं और देनी पड़ती हैं। तो अब तो काफ़ी अवेलेबल भी हैं, जैसे ग्लिप्टिन वगैरह हैं जो कि इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ की एक और जो नई दवा है, और इत्तेफाक से मैंने उस पर रिसर्च भी की हुई है, जो कि GLP-1 एगोनिस्ट कहलाते हैं। तो वो अब मैंने तो ज़्यादा रिसर्च की थी, कोई अब से 10 साल से ज़्यादा हो गया किए हुए, इंपीरियल कॉलेज में की थी। और ये ऑन गोइंग रिसर्च होती है। मेरा जो पार्ट था वो पहली दफ़ा जब ह्यूमंस को दी गई थी तो उस वक्त वो मैंने उसमें पार्ट प्ले किया था। और मेरी जो ये डिप्लोमा था डायबिटीज़ एंड एंडोक्रिनोलॉजी में, अल्लाह का शुक्र है कि वो आई डिड इट, कंप्लीटेड इट विद डिस्टिंक्शन। तो वो दवा भी है टाइप 2 डायबिटीज़ में इस्तेमाल होने की, जो कि इंजेक्टेबल है और वो डेली भी यूज़ होती है, और उसमें लॉन्ग एक्टिंग भी हैं जो वंस अ वीक इंजेक्शंस हैं। और उसमें भी ये कि साइड इफ़ेक्ट्स यही नौजिया वगैरह होता है, कुछ लोगों को हेडेक भी हुआ है इसमें। लेकिन ये कि देखा यही जाता है कि उसमें बेनिफिट क्या है और उसका जो आप एडवांटेज गेन कर रहे हैं वो ज़्यादा है साइड इफ़ेक्ट्स के मुकाबले में। और अगर बिल्कुल ही टॉलरेबल नहीं होती तो फिर उनको चेंज कर दिया जाता है। लेकिन अब ये टाइप 2 डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए काफ़ी सारे ड्रग्स जो हैं अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें सिवाय दवाओं के उसमें लाइफस्टाइल चेंज जो है वो भी इम्पोर्टेंट होती है कि उसमें डाइट का ख्याल रखा जाए, सही है। वजन को कम इस पे ज़रा इस पे एहतियाती तदाबीर हैं डॉक्टर साहब, इस पे हम आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर ताबिंदा, डॉक्टर फ़हीम ने भी बताया है
बुनियादी तौर पे ये जो डायबिटीज़ हैं इसके होने की रीज़न क्या है? क्या इसमें जो जीन्स का फैक्टर है वो डोमिनेंट है, या ओवरवेट ज़्यादा डोमिनेंट है, या फिर जो स्ट्रेस एंजाइटी है ये सबसे ज़्यादा इसको लीड करती है? फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये इसमें एक सिंगल चीज़ नहीं है। अगर एक सिंगल चीज़ हो तो उसको मैनेज करना कितना आसान हो, तो एक चीज़ नहीं है। इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, वो सारे फैक्टर्स ही हैं जो आप कह रहे हैं। तो स्ट्रेस से एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जो ज़्यादा हो जाता है, उससे ग्लूकोज ज़्यादा हो जाती है, उससे दरमियान में जो पेट का मोटापा है वो भी ज़्यादा हो जाता है। उससे फिर ये होता है कि आपको ज़्यादा मिकदार इंसुलिन की चाहिए होती है, और इंसुलिन के बढ़ने से वज़न बढ़ जाता है, अंदर जो आपके इंसुलिन होती है। उसके अलावा ये है कि खुराक भी बदल गई है, खुराक तब्दील हो गई है, प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जो एडिटिव्स हैं खुराक में, एडिटिव्स हैं और प्लास्टिक्स हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं वज़न ज़्यादा करने में और ओबेसिटी करने में। ख़ास तौर पर मेल जो बच्चे जो ग्रो अप कर रहे होते हैं, उनको प्लास्टिक के कंटेनर्स में खाना देना या प्लास्टिक की बोतलों से पानी पिलाना। आप जानते हैं कि प्लास्टिक जो है जब इसको गर्म करते हैं तो एक ये फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन बन जाता है। तो इससे फिर ये है कि बच्चों में फैट की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ख़वातीन जो है उनमें फैट ज़्यादा होती है, तो वो मेल्स में ईस्ट्रोजन ज़्यादा होने से उनके टेस्टोस्टेरोन कम होता है और ईस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाती है। इस तरह कितनी ही चीज़ों में हर चीज़ प्लास्टिक में रैप मिलती है, आपको फ्रूट तक प्लास्टिक में रैप मिलता है, गोश्त, सब्जियाँ, फल, हर चीज़ प्लास्टिक में रैप मिलता है। तो इसलिए इसके लिए हमें क्लीन लिविंग लेनी होगी, हमें कॉन्शियस होना पड़ेगा। फिर पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, वो सब एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं। और एंडोक्राइन डिसरप्टर्स का ये मतलब है कि जो आपके अंदर हार्मोन्स हैं, अलावा इंसुलिन के भी बहुत से हार्मोन्स हैं जो सब इकट्ठा काम करते हैं वजन को कम रखने में और ग्लूकोज को ऊपर नीचे करने में, वो सब डिसरप्ट हो जाते हैं उसके साथ। तो ये एक मॉडर्न लाइफस्टाइल है जिसके अंदर ये एक आप समझिए कि इसको बहुत समझने की जरूरत है, क्योंकि सारी जो चीजें जो फूड हाई स्ट्रीट चेन्स वगैरह जो हैं वो चीप प्रोडक्शन ऑफ फूड करती है, जिसके अंदर के वो म्यारी अज्जा इस्तेमाल नहीं करते। तो हमें ये चाहिए कि हम घर में फ्रेश कुक करें, फ्रेश इंग्रेडिएंट से कुक करें, जितना कम बाहर से खाएं उतना बेहतर। फिर ये लाइफस्टाइल है जो आप कह रहे हैं कि लाइफस्टाइल लोगों का इस तरह का हो गया है कि क्योंकि भागदौड़ बहुत ज्यादा है, हर किसी को एक टारगेट रीच करना है, तो वो बच्चों को स्कूल गाड़ी पर छोड़ रहे हैं बजाय इसके कि पैदल जाएं। बच्चे बस स्टॉप पर नहीं जाते, कोई बसेस यूज नहीं करते, बाइसिकल्स यूज नहीं करते, बच्चे सेफ नहीं है। बच्चों का अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दिया। और फिर ये है कि क्योंकि मैटरनल ओबेसिटी हो गई है, माएँ भी ओबीज हैं, तो उनके बच्चे जो है वो, एक फिनलैंड में स्टडी हुई थी 5 साल पहले, उसमें ये था कि अगर माँ का वजन ज्यादा है तो बच्चा 20-25 साल की उम्र में उसको भी चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, जिससे उसको हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन हो जाएगी। तो ये एक आप समझ लें एक कैटास्ट्रॉफिक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जो बढ़ा चला आ रहा है। तो इसमें बहुत सा हम अपने लिए वी कैन हेल्प आवरसेल्व्स आल्सो। और दूसरा ये कि अपनी एनवायरनमेंट को कंट्रोल में रखना चाहिए। हमें जो भी हम खाते हैं उसको प्योर और उसको बामकसद होना चाहिए। ये नहीं कि आप खा रहे हैं इसलिए कि आपको लग रहा है कि ये मुझे मजेदार लगेगा, उसको बामकसद आपकी बॉडी के लिए नरिशिंग होना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें रियलाइज करनी है पाकिस्तान में, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो नंबर 2 या नंबर 3 पे आ गया है इन डायबिटीज। यानी कि हर 100 में से 50 लोगों को जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है उनका डिरेंज्ड है। 25% डायबिटीज है, लेकिन और 25% जो लोग हैं उनको आप अगर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करेंगे तो उनका एबनॉर्मल आएगा। सही है। डॉक्टर नबील, डॉक्टर तबिंदा ने एक फैक्टर पेट का मोटापा भी बताया। ऑब्वियसली हर बंदा जान रहा होता है कि उसका पेट क्यों बढ़ रहा है, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि पेट का जो मोटापा है इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये आपकी बॉडी पे, आपके ऑर्गन्स पे कैसे असर करता है, और नफ्सियाती तौर पे इंसान इस बात को एक्सेप्ट क्यों कर लेता है, वो इसको रिड्यूस क्यों नहीं कर पाता? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया है। ये इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है। तो पहली बात तो ये कि जो सेंट्रल ओबेसिटी है उसका तो सबको पता है कि भाई ये अच्छी चीज़ नहीं है। आजकल हम तो पहले BMI पे ज़्यादा जोर देते थे, लेकिन अभी हम ये वेस्ट टू हिप रेशियो को भी बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, और उससे वही बातें रिपीट ही होंगी कि जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, किडनीज हैं, आईज हैं, तो इस तरह उन सारे ऑर्गन्स पे जो डायबिटीज है उसका असर होता है। और सच्ची बात तो ये है कि इसको
साइलेंट किलर भी कहा गया है। तो अब बहुत सारे लोग जो अब हार्ट के हवाले से तो उनको साइलेंट इंफेक्शन देखने में आती हैं, उनको पता ही नहीं होता लोगों को, क्योंकि न्यूरोपैथीज हो जाती हैं और उनको पेन ही नहीं फील होती चेस्ट में, और अगर किसी को साइलेंटली हार्ट अटैक हो जाए तो वो काफ़ी अर्सा बाद में पता चलता है अगर कोई ECG हो उनकी या कोई और उनको सिम्टम्स देखने में आए। तो डायबिटीज़ तो जो है एक बहुत कह लें कि चैलेंजिंग कंडीशन है या चैलेंजिंग एक रिस्क फैक्टर है जो हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स का बायस बनती है, अलॉन्ग विद हाइपरटेंशन या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल और फिर स्मोकिंग और फिर ये सारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं। तो जो सेंट्रल ओबेसिटी की तरफ वापस आते हुए कि अब देखें ये डिपेंड करता है आप कहाँ पे रह रहे हैं। अगर तो आप एक गर्म इलाके में हैं जहाँ पे टेम्परेचर 40s में है समर में, तो आप क्या एक्सरसाइज करेंगे? आपको वहाँ बिजली नहीं मिल रही जिस मुल्क में, तो वहाँ पे अब सारे वो एयर कंडीशन जो एयर कंडीशनर्स में लाइफ तो नहीं गुजार रहे ना। तो एक आम पॉपुलेशन जो है उसके लिए तो कोई एक्सरसाइज या वो वॉक करना या कुछ और करना भी तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये अब इसको एक जनरल डॉक्टर साहब ऑन अ लाइटर नोट अगर बिजली नहीं मिल रही तो आप नहीं समझते कि इतनी स्वेटिंग हो जाती है कि एक्सरसाइज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो सेंट्रल ओबेसिटी तो होगी ही नहीं फिर? नहीं देखें, वो उससे तो बेचारे वो बहुत सारे सॉल्ट भी लूज हो रहे हैं ना उसमें, वो स्वेट में, तो वो भी कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। शायद उससे ब्लड प्रेशर जरूर नीचे होता होगा। और ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। लेकिन देखें जो डाइट है वो ही सारा उस पर आके काफ़ी जो है एम्फसाइज करते हैं हम, कि अभी जैसा पहले भी कहा गया कि भाई हमें जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उनकी तरफ, जो ये पेस्टिसाइड्स हैं, ये फर्टिलाइजर्स हैं, पता नहीं इनके क्या असरात आ रहे हैं। और ये माइक्रोवेव फॉर एग्जांपल, जो हम फूड को माइक्रोवेव करके करते हैं, उससे कैंसर का जो एसोसिएशन लोगों ने इस्टेब्लिश की है, तो आई एम श्योर कि वो डायबिटीज़ में भी उसका रोल होगा। और फिर ये कि जो कार्बोहाइड्रेट इंटेक है वो थोड़ा कम करना चाहिए, और जनरली जो बाकी सब्जियां हैं या दालें हैं। डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। आप ये कह रहे हैं कि जो माइक्रोवेव का हम यूज़ करते हैं खाना गर्म करने के लिए, ये कैंसरियस एलिमेंट्स को प्रोवोक करता है? हाँ, नहीं देखें, जो कैंसर के साथ तो एसोसिएशन इसकी एस्टैब्लिश्ड है, लेकिन देखें वो सेफ्टी और हेल्थ एंड सेफ्टी सारे वो चेक हो के फिर ये प्रोडक्ट्स वैसे तो बिकती हैं, लेकिन जो रिसर्चर्स हैं दे हैव फाउंड सम सॉर्ट ऑफ एसोसिएशन। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही हम इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दें, और चाय भी ठंडी होगी तो उसको फौरन आप माइक्रोवेव में रख के गर्म करें। तो ये कोई अच्छी हैबिट्स नहीं है। यू नेवर नो कि किस वक्त क्या हो सकता है। और ये बात बिल्कुल ठीक है। ये अभी डॉक्टर साहब ने भी बात की प्लास्टिक के जो बर्तन हैं उनके इस्तेमाल की, और हमारे यहाँ हम इस चीज़ का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते कि अगर वो एक डिवाइस हमें दे दी गई है तो साथ ऐसे प्रॉप्स भी दिए गए हैं कि अगर उन्हीं में यूज़ करें तो वो नुकसानदेह नहीं होगा। ये बड़ा रेलेवेंट जो है वो पॉइंट है जो आपने रेज़ किया। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर फ़हीम, यहाँ पे बात हुई है जो प्लास्टिक की चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, बर्तन करते हैं, रैपिंग के लिए करते हैं, उनसे अवॉइड किया जाए। यहाँ पे पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उस पर भी बात हुई है। लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि दुनिया की आबादी जिस तरह बढ़ गई है, और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ 25 करोड़ जो हैं वो लोग हो चुके हैं, तो ऑर्गेनिक फूड तो बड़ा स्लो प्रोसेस है। हम जितना क्वांटिटी वाइज जितनी गंदम शायद हम 4 महीने में हासिल कर लेते हैं, अगर हम ऑर्गेनिक पे जाएंगे तो हम 8 महीने में भी ना कर सकें या 2 सीजन्स में भी ना कर सकें, तो फिर इसका क्या हल है? देखें फैसल, जो जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ का, उसमें मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसमें ये है कि आपने खाने में एहतियात करनी है। एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है, बगैर सोचे समझे, और बहुत लार्ज अमाउंट में नहीं खाना। जैसे कि अभी बात हो रही थी कि जो फैट डिपॉजिट होता है बॉडी में, वो इसी वजह से होता है कि आपके पास एक्सेस आप ज़्यादा खा लेते हैं और वो बॉडी उसको बर्न नहीं करते, तो वो ज़ाहिर है बॉडी में एज ए फैट डिपॉजिट होने लगता है।
जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है या जिनको होने का ख़तरा होता है, उसमें मेन प्रॉब्लम यही होता है कि ब्लड शुगर एक तो बढ़ा हुआ होता है या बढ़ जाता है तो उतनी जल्दी वापस नहीं आता जितना नॉर्मल लोगों के उसमें आता है। तो उसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि उसमें ब्लड वेसल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें डिपॉजिट होता है कोलेस्ट्रॉल का, और जो एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं वो डायबिटिक्स में कुछ ज़्यादा ही होता है। उसके साथ अगर आप स्मोकर हैं तो वो और मल्टीप्लाई कर जाता है। तो ये रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो डायबिटीज़ में मौजूद हैं, और जिन लोगों को भी है डायबिटीज़ उन लोगों को ये बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया कि पेनलेस इन्फार्क्ट हो जाता है, कि उनको चेस्ट में पेन भी नहीं होता और उनको हार्ट अटैक हो जाता है, जिसमें कि मौत भी वाक़ हो सकती है। जो सडन डेथ्स होती हैं अक्सर डायबिटिक्स में वो इस वजह से हो जाती हैं। तो ये असल में ब्लड सर्कुलेशन को और ब्लड वेसल्स को आहिस्ता आहिस्ता नैरो करता है, ब्लॉक करता है। तो जहाँ भी ब्लड जाता है बॉडी के हर हिस्से में जाता है, ब्रेन में जाता है, अगर वहाँ पे अगर ब्लॉकेज हो तो स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट में अगर हो तो हार्ट अटैक हो जाता है या एंजाइना हो जाता है, किडनी में इसी तरह हो तो किडनी फेलियर हो जाता है जो कि डायबिटीज़ में होता है अक्सर, और इसी तरह टांगों में सर्कुलेशन अगर वो हो तो पैरों में वो गैंग्रीन वगैरह और इस तरह का मसल वीकनेस और न्यूरोपैथी जो है वो हो जाती है। तो ये मेनली जो है वो उसमें डाइट का ख्याल रखना है कि उसको एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है, उसके साथ एक्सरसाइज करना है, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं डायबिटीज़ पे जो भी इनिशियली जो रिसर्च हुई हैं उसमें यही देखा गया है कि अगर आप लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं तो उससे डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदा होता है। अगर वज़न आपका 10 किलोग्राम कम हो जाता है तो उसमें डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उसमें डायबिटीज़ कंट्रोल में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाती है, और बाज़ लोगों में जिनमें के इनिशियल स्टेजेस में होता है वो ख़त्म भी हो जाता है। तो अच्छा डॉक्टर साहब एक फैक्टर जो आपने स्मोकिंग का जिक्र किया है, ये कैसे इसको ट्रिगर करता है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट और इंजरियस एलिमेंट है वो क्या है? निकोटीन है, कैफीन है, टार है, क्या है? जी हाँ, इसमें स्मोकिंग तो हम शुरू में जैसे बताया जाता था कि जी स्मोकिंग सिगरेट्स जो है फ्री मिलते थे, हमें पता ही नहीं था उसके बारे में, और जब हमें पता चला है कि उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं तो हमें ज़ाहिर है उसको फिर देखना चाहिए, सुनना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। अक्सर स्मोकर्स जो होते हैं वो समझते हैं जी ये मुझे नहीं होगा, किसी और को हो सकता है लेकिन मुझे नहीं होगा, जो कि आई डोंट नो कि डिनायल होता है, क्या होता है, अपने ना छोड़ने की एक बहाना होता है। तो इसमें एक्चुअली या जो निकोटीन होता है वो इटसेल्फ इज इंजूरियस। टार भी जो होता है वो लंग्स में जो है वो प्रॉब्लम करता है, डिपॉजिट हो सकता है, और बेसिकली ये एथेरोस्क्लेरोसिस का जो प्रोसेस है, जो डिपॉजिट होता है आर्टरीज को, ये बढ़ा देता है। और एक तो ग्लूकोज हाई लेवल है वो उसको बढ़ाता है, और अगर स्मोकर हो तो वो तो इस जैसे आप ऐसे देखें कि अगर एक आदमी जिसको के हार्ट अटैक हो चुका है उसको डायबिटीज़ अगर नहीं है तो उसको सेकंड हार्ट अटैक का जितना रिस्क होता है उतना एक डायबिटिक को हार्ट अटैक का रिस्क होता है, यानी जिसको कभी ना हुआ हो। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क होता है जो लोग डायबिटीज़ के साथ स्मोकिंग कर रहे होते हैं उसमें। और आप हॉस्पिटल में जो देखें आप कार्डियोलॉजी वार्ड में या स्ट्रोक वार्ड में, तो उसमें आपको काफ़ी पेशेंट्स ऐसे मिलेंगे जो कि डायबिटिक हैं या जो कि स्मोकिंग करते हैं या दोनों हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है मरीजों की जिनकी वजह से होता है। तो बेसिक मैकेनिज्म यही है कि उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो प्रोसेस बढ़ जाता है, जो डिपॉजिट हो रहा है कोलेस्ट्रॉल वगैरह जी, और उससे वो नैरो होके और वो ब्लॉक कर देता है इवेंचुअली। सही है। डॉक्टर ताबिंदा, एक लेमैन एस्पेक्ट है, जब किसी को शुगर हो जाती है डॉक्टर कहते हैं चीनी पीना छोड़ दें। ये चीनी, एक तो चीनी और देन शक्कर, दोनों में फ़र्क क्या है? ज़्यादा नुकसान किस चीज़ का है? शक्कर मीन गुड़, मेरी मुराद ये है। और चीनी कैसे शुगर को बढ़ावा देती है? देखिए, इवेंचुअली तो जो भी हम खुराक खाते हैं वो ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है। तो जो चीज़ आप लें और वो फ़ौरन ग्लूकोज में तब्दील हो जाए, क्योंकि ग्लूकोज एक ऐसा एनर्जी का मादा है जो कि हमारे बॉडी यूज़ करता है उसको हर चीज़ के लिए, हमारी आंतों की हरकत के लिए, फेफड़ों की हरकत के लिए, दिल के चलने के लिए।
हर मसल को ग्लूकोज दरकार है, तो इसलिए एनर्जी के लिए ये चाहिए होता है। लेकिन जब आपकी एकदम हर चीज जो आप खा रहे हैं, जो जैसे चीनी आपने खाई है, वो सब एकदम ग्लूकोज में तब्दील हो गई, और जबकि आपके अंदर रिलेटिवली इंसुलिन की कमी है, तो वो फिर जो ब्लड में ग्लूकोज है वो बढ़ जाएगी। जब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ती है, जैसे डॉक्टर फहीम कह रहे थे, उससे ये होता है कि ऐसी प्रोडक्ट्स बन जाती हैं ब्लड वेसल्स के अंदर कि वो सख्त हो जाती है। सख्त होके वो जो आपकी बॉडी की जो सर्कुलेशन के पाइप्स होते हैं, उनमें वो नैरो हो जाते हैं, वो तंग हो जाते हैं। तो इसको हर जो एक जहर की तरह है, ये एक सफेद जहर है चीनी जो है। शक्कर थोड़ा बेहतर है उससे, लेकिन इवेंचुअली तो उसने भी ग्लूकोज ही बनना। इसी तरह जो फ्रूट शुगर्स हैं, जैसे लोग समझते हैं ये कि अगर डायबिटिक है तो फ्रूट अच्छा है, फ्रूट की भी जो फ्रक्टोज शुगर होती है वो भी फौरन ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है। लिहाजा अगर कोई चीज मीठी खानी है तो वो इस तरह खानी चाहिए कि आपके एक फाइबर के साथ हो। जैसे आपने खाना खाया, उसके बाद थोड़ा सा मीठा ले लिया, ताकि वो सब मिक्स होके हल्के से रिलीज हो, आहिस्ता आहिस्ता रिलीज हो। तो जो ये एक कॉन्सेप्ट है स्लो रिलीज कार्बोहाइड्रेट्स का, वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर आप जो भी चीज़ कार्बोहाइड्रेट्स में खा रहे हैं वो डायबिटिक्स को वैसे कम खानी चाहिए। लाइक अगर मर्द है तो उसको तकरीबन 120 ग्राम्स तक, अगर खातून है तो उसको 60 से 80 ग्राम्स तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखना चाहिए। तो वो लेनी तो है क्योंकि दिमाग भी उस पर काम करता है। और जो है हर चीज़ में इवेंचुअली ग्लूकोज में तब्दील हो जाना, प्रोटीन भी इवेंचुअली ग्लूकोज में तब्दील होगी, लेकिन उसको टाइम लगता है। जिस चीज़ को वक्त लगेगा ग्लूकोज में तब्दील होने में, उसमें आपकी बॉडी में इतनी इस्तिताअत होगी कि उसको डील करके एक लेवल पर रखें। तो जो लेवल पे रखने की बात है, उससे नुकसान सबसे कम होता है। जब ग्लूकोज ऊपर गई नीचे आई, सबसे ज़्यादा नुकसान इससे होता है, जो स्विंग्स ऑफ ग्लूकोज होते हैं। तो लिहाजा जब भी आप चीनी खाएंगे, एक स्विंग तो लगेगा आपकी बॉडी में कि ऊपर जाएगी एकदम, फिर नीचे आ भी जाएगी, लेकिन जो उसमें उन स्विंग्स में जो शरियानों में नुकसान होता है वो किसी और चीज़ से नहीं होता। वो अगर थोड़ी सी ज़्यादा भी रह रही है, उससे इतना नुकसान नहीं होगा जितना ऊपर नीचे जाने से नुकसान होगा। लिहाजा जो भी चीज़ एकदम आपको ब्लड शुगर को बढ़ाएगी, चाहे तो वो चीनी है, चाहे वो फल है, वो हर चीज़ से नुकसान होएगा। जी सही है। डॉक्टर नबील, आपकी तरफ में आऊँगा एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर नबील, हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ होंगी। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात हमने पहले भी की, अब भी कर रहे हैं। ईटिंग पैटर्न्स क्या होने चाहिए? अगर एक शख्स जिसको सिर्फ डायबिटीज़ हैं और कोई बीमारी नहीं है, तो उसको अपने खाने पीने में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और किस तरीक़े के साथ, किस तनासुब से खाना चाहिए? हाँ नहीं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट। देखें, ये यहाँ पे हमारे यूके में तो खैर पूरे ये डाइटरी एडवाइस अवेलेबल होती है। डाइटिशियंस हैं जो आपको आपकी बॉडी वेट के मुताबिक, आपकी एथनिक बैकग्राउंड के मुताबिक, आपकी जो नॉर्मल डाइट, हम फॉर एग्जांपल एशियंस हम लोग हैं, हम क्या डाइट खाते हैं, तो उस पर बड़ी एडवाइस मिलती है। वो ये जो उसका जो मेन जो आपको एडवाइस यही मिलती है कि जो पोर्शन साइज है अपना वो छोटा करें और एक हैवी मील से बचें। वो भी ख़ास तौर पे इवनिंग का हैवी मील जो है उससे बचें, और उससे फिर सडन डिप भी आ सकती है। और दूसरा देखें, जिस तरह ये क्रिकेट मैच, जो टेस्ट क्रिकेट खैर अब आजकल इतनी पॉपुलर है नहीं, तो वो भी देखें, उसमें टी ब्रेक आ गया, फिर लंच ब्रेक आ गया, तो वो फिर उसी तरह का पैटर्न कि आप थोड़े थोड़े वक्फे के बाद कुछ ना कुछ आप स्नैक ले लें और एक जो बड़ा मील है उससे बचें। तो ये एक बड़ा सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जिससे आप अपना जो ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी एक और बड़ी अहम बात जो मेरा ख्याल अभी हमने नहीं की, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये हमारी साउथ एशियन पॉपुलेशन में देखने में आती है, और इसमें प्योरली आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, फिर भी अगर डायबिटिक कंट्रोल अच्छा नहीं होता, तो फिर इसमें इंटायरली आपका फॉल्ट नहीं है। वो उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जो हमारा पेनक्रियास है वो इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन तो वो बना रहा है, लेकिन वो फेक इंसुलिन है, वो काम ही नहीं कर रही, इन वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग। और फिर जो मेडिकेशंस हैं जो हम दे रहे हैं, वो आजकल तो उसको बड़ा फोकस करके ये जो नई डेवलपमेंट्स हैं कि भाई इंसुलिन रेजिस्टेंस एक जो फिनोमिना है, इसको जो बहुत रिसर्च जो है इस पे की गई है,
और अगर हम इस चीज़ पे इन द फ्यूचर कोई ऐसी और अच्छी ड्रग कोई आ जाए जो इंसुलिन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो सल्फोनाइल यूरियास हैं या बाकी मेडिकेशंस हैं जिनके मुख्तलिफ मेटाबॉलिक सॉर्ट ऑफ पाथवेज से वो काम हो रहा है, तो ये हमारे लिए, जो हमारी साउथ एशियन पॉपुलेशन है, उसमें एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये जिस तरह ही आपका वेट बढ़ता है, ओबेसिटी होती है, ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो भी ऊपर जाती है। और कुछ अब जो है मेरा ख्याल है इस पे आजकल जितने क्लिनिशियंस हैं काफ़ी एम्फसाइज करते हैं। तो कमिंग बैक टू द डाइट, उसमें देखें हर एक की अपनी पसंद भी होती है, किसी को कोई बैंगन पसंद नहीं है तो किसी को कुछ और पसंद नहीं है, तो वो फिर आप अपनी जो है ना वो टेलर कर सकते हैं अपनी डाइट के भी, मैंने ये खाना है और इसमें मैंने इतनी कैलोरीज जो है वो कैलकुलेट करनी है। और जो शुगर्स की बात है, जहाँ तक फॉर एग्जांपल खजूरें हैं, अब उसमें भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब भाई चलो अगर स्वीट डिश में और कुछ नहीं तो एक खजूर खा लें, और खजूर में भी काफ़ी ग्लूकोज है, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा खानी भी नहीं चाहिए फॉर एग्जांपल। और ये भी जो आपने पहले भी ये पॉइंट रेज किया था कि चीनी है या शक्कर है या जो भी आप खा रहे हैं, तो इवेंचुअली तो ग्लूकोज ही बनना है। जी सही। तो आपने बड़ा एक स्ट्रक्चर्ड अपना डाइट प्लान जो है वो होना चाहिए और एक हैवी मील से बचना चाहिए। आई थिंक दिस इज द कंक्लूडिंग रिमार्क। ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर फ़हीम, ये बताइएगा कि जो एक्सरसाइज है वो उसका पैटर्न क्या होना चाहिए, वो कितनी करनी चाहिए एक आम आदमी के लिए जो बिल्कुल फिट है, जिसे कोई बीमारी नहीं है, उसको इससे बचने के लिए कि उसको कहीं ये टाइप 2 डायबिटीज़ ना हो जाए खुदा न खास्ता, तो कितना एक दिन में कितने कदम चलना ज़रूरी है, कितनी वॉक, कितना रन ज़रूरी है? देखें फैसल, इसमें जो बिल्कुल फिट आदमी है उसमें काफ़ी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि एज क्या है, उनका वेट क्या है, ठीक है, और काम क्या करते हैं सारा दिन। तो एक्सरसाइज का ऐसा कोई लॉ नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी आप करना चाहते हैं, 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर एक्सरसाइज, जिसमें कि ब्रिस्क वॉक भी हो सकती है, थोड़ी सी जॉगिंग भी हो सकती है, जो लोगों के पास जो ट्रेडमिल्स होते हैं घर में ही वो कर सकते हैं। उसके अलावा ब्रिस्क वॉक हो सकती है जिसमें आपका सांस फूले, थोड़ा सा पसीना आए। और उसके अलावा अगर आप जिम जा रहे हैं तो वहाँ जिम में बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जिसमें आप अपने अपर बॉडी मसल्स के लिए और लोअर बॉडी मसल्स के लिए सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि आधा घंटा जो है, आधा घंटा से 45 मिनट तक की एक्सरसाइज जो है वो अगर आप रोजाना करें या दिन में 5 दिन कर सकते हैं तो वो काफ़ी होती है। और डायबिटीज़, ये तो नहीं कहूँगा कि बचाएगी उससे आपको डायबिटीज़ से, क्योंकि जिन लोगों को जैसे हेरिडिटरी फैक्टर होता है और वो लोग तो जाहिर है कि उनको नहीं बचाया जा सकता, क्योंकि उनको होना ही होती है कि कुछ परसेंटेज है जिन लोगों को डायबिटीज़ इवेंचुअली डेवलप हो जाएगी। तो उनके लिए ये हिदायत होती है कि वो अपनी शुगर को मॉनिटर करते रहें, चेक करवाते रहें। कभी कोई सिम्टम्स इस तरह के होते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगे, बहुत ज़्यादा पेशाब आने लगे या मुंह सूख रहा हो, इस तरह की जो सिम्टम्स हैं, अगर ऐसे हो या चोट लगे तो वो हील ना हो रही हो, फंगल इन्फेक्शन बार बार हो रहे हैं, उनको टेस्ट करवा लेना चाहिए अपना, ताकि उससे पता चले कि उनको डायबिटीज़ डेवलप तो नहीं हो रही। सही है। डॉक्टर ताबिंदा, स्ट्रेस भी बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसमें जो इसको ट्रिगर करता है। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि आज फ़ी ज़माना जो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेस को ट्रिगर करते हैं, वो जो स्ट्रेस की तरफ लेकर जाते हैं? वैसे तो इंडिविजुअली वेरी करता होगा, हर एक की अपनी ज़िंदगी है, लेकिन कॉमनली कौन सा सोसाइटी में जो फैक्ट आम हो चुकी है ये बीमारी या ये अंदाज़, उसकी क्या वजूहात है? देखिए, हेल्थ एंजाइटीज़ भी बहुत सी लोगों को रहती है, उससे भी बहुत स्ट्रेस होता है कि कई लोग जो वेल हैं उनको भी एक हेल्थ एंजाइटी रहती है, जो बीमार हैं उनको दवाई लेने के पैसे नहीं है, उससे भी स्ट्रेस हो रहा है, या एक मुस्तकिल अपने इर्द गिर्द लोगों को देख रहे हैं जो बीमार हो रहे हैं, या लोग यंग एज में मोर्टेलिटी है, मर रहे हैं लोग यंग एज में, 40s में, 30s में, ये सब एक स्ट्रेस है। फिर इकोनॉमिक स्ट्रेसेस हैं और स्ट्रेस टू परफॉर्म है। वो सारा ना सिर्फ ये कि एक तरह से आपको दिमाग पे असर डालता है, आपकी एक लाइफ को भी डिस्टर्ब कर देता है। तो मैं थोड़ा सा
एक्सपैंड करना चाहूँगी पीछे जो डॉक्टर नबील और डॉक्टर फ़हीम ने कहा है उसके अंदर ये है कि देखिए डाइट के अंदर फाइबर बहुत ज़रूरी है। जब स्ट्रेस आप करते हैं ना, व्हेनेवर यू स्ट्रेस, आप खाना पीना आपका हमेशा ख़राब हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 30 ग्राम्स ऑफ फाइबर आपने लेना ही लेना है रोज़ का, और वो मुझे लगता है कि अक्सर लोग नहीं लेते थ्रू रॉ वेजिटेबल्स, या आप अगर फ्रूट जो भी अगर आपका लो कार्बोहाइड्रेट का फ्रूट है उसके थ्रू, और वेजिटेबल रॉ वेजिटेबल्स के थ्रू 30 ग्राम फाइबर बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग अपनी जल्दी में, सुबह की जल्दी में, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, दफ्तर जाना है, उसके स्ट्रेस में ब्रेकफास्ट छोड़ देते हैं। ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। अगर आपने वो ले लिया है तो सारा दिन आप स्नैकिंग नहीं करेंगे, बिस्किट ले और चाय ले और ये वो। और दूसरी बात ये है कि स्लो रिलीज कार्ब्स का कॉन्सेप्ट, हर बंदा अपने तरीके से इसको रिसर्च करे कि मेरे लिए स्लो रिलीज कार्ब्स कौन से ज़रूरी है। और जो स्टेप्स हैं वो, अगर आपने वेट मेंटेन करना है तो 10,000, और अगर लूज करना है तो 20,000 स्टेप्स डेली के। और उसमें अगर हम बात करें एक्सरसाइज की तो वो ये है कि अगर आप 6 महीने तक एक्सरसाइज करें, चाहे लाइट ही हो आपकी वॉकिंग की, डेली आप कर रहे हैं 40 मिनट्स, यू विल चेंज 3000 जीन्स। यानी कि अगर हम ये कहें कि जी हमारी जीन्स ही खराब है, हमारी साउथ एशियन जीन्स ही खराब है, यू कैन एक्चुअली मॉडिफाई योर जीन्स। एपिजेनेटिक्स आप मॉडिफाई कर सकते हैं। लिहाजा हम इसमें बेबस ना फील करें, हम ये फील करें कि यस हम कर सकते हैं ये काम। क्योंकि उसमें ये है कि जैसे आप जानते होंगे, थोड़ी बात लंबी हो जाएगी, लेकिन आप देखें साउथ एशियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट्स नहीं होते, जो स्प्रिंटर्स होते हैं ना 100 मीटर वाले, वो इसलिए नहीं होते कि हमारे अपने जो मसल्स हैं ना, इनको ज़्यादा अमाउंट चाहिए है ऑक्सीजन की, और इनको ज़्यादा एक्सरसाइज के बाद वो उतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे जितना कि आम एक कॉकेशियन या एक वाइट जो है वो अगर 15 मिनट्स में करेगा, हमें 30 मिनट्स एक्सरसाइज करनी पड़ेगी वो प्रोड्यूस करने के लिए। तो हमारी जो ग्लूकोज कंज्यूम होती है मसल्स के अंदर, उसको भी उनसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमारे मसल थोड़े से अपने तरीके के हैं, तो उनको हमें अपने तरीके से ही डील करना है। सो डेली 45 मिनट हमको वॉक करनी, जो मर्जी घर के अंदर। सही, ठीक। डॉक्टर ताबिंदा दोगल साहिबा, डॉक्टर फ़हीम मुख्तार साहब, डॉक्टर नबील अहमद साहब, आप तमाम का शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।